जरा सोचिए उस रात को जब आसमान में सितारे चमक रहे हों और चांद शांत खड़ा हो, लेकिन अचानक एक सवाल आपके मन को झकझोर दे कि अगर ये धरती जिसकी मिट्टी में हमने अपने सपने बोए, जिसके पानी से हमने अपनी प्यास बुझाई, एक दिन हमें छोड़ दे तो हम कहां जाएंगे? क्या हमारा कोई दूसरा घर है, या हम इस ब्रह्मांड की इस अनंत खाई में अकेले भटकने को मजबूर हैं? वैज्ञानिकों की एक पूरी फौज इस सवाल का जवाब ढूंढने में लगी है। उनकी नजरें उस अनदेखे आसमान पर टिकी हैं जहां हर चमकता सितारा एक नई उम्मीद जगाता है और हर काला कोना एक अनसुलझा रहस्य छुपाए बैठा है। वो खोज रहे हैं एक नई धरती, एक ऐसी दुनिया जहां सूरज की किरणें जीवन को गर्माहट दें, जहां हवा में सांस लेने की आजादी हो और जहां इंसान फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सके। लेकिन ये सफर इतना सीधा नहीं है, क्योंकि हर नए ग्रह की खोज के साथ एक नया सवाल उठता है। क्या ये हमारा आशियाना बनेगा, या फिर एक ऐसा जाल जो हमें अपनी गहराइयों में समा ले? रात के सन्नाटे में जब हम अपने बिस्तरों पर सो रहे होते हैं, अंतरिक्ष में विशाल टेलीस्कोप अनगिनत ग्रहों की छानबीन कर रहे होते हैं। हर चमकता बिंदु एक वादा लेकर आता है, हर धुंधली परछाई एक खतरा छुपाए रहती है। क्या होगा अगर हमें वो ग्रह मिल जाए जो बाहर से तो धरती सा लगे, लेकिन उसकी सतह पर कुछ ऐसा हो जो हमें देखते ही नष्ट कर दे? क्या होगा अगर वो नई धरती हमारी उम्मीदों का मसीहा न बनकर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन साबित हो? वैज्ञानिक कहते हैं कि जवाब बस कुछ कदम दूर है, लेकिन हर कदम के साथ एक नया संकट भी करीब आता है। ये खोज सिर्फ एक ग्रह की तलाश नहीं, बल्कि हमारी हस्ती का इम्तिहान है। और इसलिए हमारे लिए यह बड़ी चुनौती है कि क्या हम इस ब्रह्मांड के रहस्यों को हरा पाएंगे, या फिर इसके अनंत खेल में हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। केएस ज्ञान चैनल एक बार फिर आपका स्वागत करता है, जहां हम स्पेस से जुड़ी कुछ ऐसी दिलचस्प स्पेस डॉक्यूमेंट्री प्रस्तुत करते हैं जो आपके लिए नई और रोमांच से भरी हों। तो एक बार फिर अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि यह नई कहानी अभी शुरू हुई है और इसका अंत शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा डरावना होने वाला है। ये कहानी है आज से 9 साल पहले अगस्त 2016 की, जब वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि शायद हम जिस पृथ्वी 2.0 की तलाश में हैं, वो हमसे हद से ज्यादा करीब हो सकती है। एक प्लेनेट जो हमारे सबसे करीबी तारे के चारों ओर घूम रहा है। वहां धरती जैसा वायुमंडल हो सकता है, और ये प्लेनेट है प्रोक्सिमा सेंटोरी। जैसे ही हमें पता लगा कि मात्र 4 लाइट ईयर की दूरी पर एक ऐसा एक्सोप्लैनेट है, तो हमारी खुशी दोगुनी हो गई, क्योंकि हमारे लिए वहां जाना और जगहों से जाना आसान था। यानी कि ये वो पहला पोटेंशियल प्लैनेट था जिस पर इंसान जाकर छानबीन कर सकते थे। और चूंकि यह प्लैनेट प्रोक्सिमा सेंटोरी तारे के चारों ओर चक्कर लगाता है, इसलिए वैज्ञानिकों ने इसका नाम भी इसके तारे के नाम पर ही रखा, प्रोक्सिमा सेंटोरी बी या प्रोक्सिमा बी। दरअसल प्रोक्सिमा बी काफी हद तक पृथ्वी की तरह ही नजर आता है। हमें जैसे ही इस ग्रह के बारे में पता लगा, हमने तुरंत इस पर एक डीप रिसर्च टीम एस्टेब्लिश कर दी, जिसका काम इससे जुड़ी सारी जानकारियां हासिल करना था। और उस टीम के माध्यम से हमें पता चला कि ये ग्रह हमारी पृथ्वी से मास में 1.3 गुना ज्यादा है, पर इसका आकार पृथ्वी के आकार जितना ही है। ये खोज इतनी रोचक इसलिए भी थी
क्योंकि आज तक वैज्ञानिकों को जिन ग्रहों का पता मिला उनमें से ज्यादातर ग्रह एक जुपिटर प्लैनेट जितना जायंट एक्सोप्लैनेट्स ही हैं। ऐसे में प्रॉक्सिमा बी का मिलना एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर पॉसिबिलिटीज थी, क्योंकि ये प्लैनेट पृथ्वी के आकार के आसपास का था। लेकिन ये समानता तो पृथ्वी के आकार से थी, पर क्या प्रॉक्सिमा बी अपने तारे से भी पृथ्वी की तरह एक समान दूरी पर ही स्थित था? क्योंकि जीवन की संभावना के लिए ये घटक का होना बेहद जरूरी माना जाता है। ऐसी दूरी को साइंटिस्ट की भाषा में गोल्डीलॉक जोन या रीजन कहते हैं, जो कि हर स्टार सिस्टम में एक ऐसी जगह होती है जो स्टार से उतनी ही दूरी पर होती है जहां से उसे पर्याप्त रोशनी मिल सके, और तो और न ही वहां मौजूद ग्रह को अधिक गर्मी या अधिक ठंडक का एहसास हो। अर्थात यह जोन एकदम परफेक्ट होना चाहिए। और यही सवाल अब वैज्ञानिकों के दिलों की धड़कन बढ़ाने का काम कर रहा था। क्या वाकई में प्रॉक्सिमा बी अपने स्टार सिस्टम के गोल्डीलॉक रीजन में था? क्या वाकई में यह अपने स्टार से उतनी परफेक्ट दूरी पर था जहां से जीवन पनपने की संभावना बढ़ सके? इसका पता लगाने के लिए हमने पहले इस प्लैनेट के रिवोल्यूशन टाइम को कैलकुलेट किया और इसका रिजल्ट चौंकाने वाला था। प्रॉक्सिमा बी अपने तारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी का एक चक्कर लगाने में मात्र 11.2 दिनों का ही वक्त ले रहा था, जबकि हमारी पृथ्वी ऐसा करने में 365 दिनों का वक्त लेती है। यानी कि प्रॉक्सिमा बी अपने तारे से काफी नजदीक होने वाला था, जो कि हमारे लिए एक अच्छी खबर नहीं थी। पृथ्वी की सूरज से दूरी तकरीबन 14.96 करोड़ किलोमीटर है और यहीं से सूर्य का लगातार चक्कर काटती है। पर प्रॉक्सिमा बी के केस में यह आंकड़ा काफी खराब था। दरअसल प्रॉक्सिमा बी की अपने स्टार से दूरी पृथ्वी की सूर्य से दूरी से तकरीबन 20 गुना कम थी। ये अपने स्टार से मात्र 80 लाख किलोमीटर की ही दूरी पर था, जो कि जीवन के पनपने के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं था। लेकिन फिर वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा पता लगा जिसने उन्हें एक बार फिर आशावान बना दिया। दरअसल यह प्लैनेट अपने स्टार से काफी करीब तो था और ऐसे में इसके झुलसने की काफी संभावना लग रही थी, पर स्टडी में साइंटिस्ट को कुछ और ही पता लगा। दरअसल वैज्ञानिकों को पता लगा कि यह स्टार सिस्टम हमारे स्टार सिस्टम से काफी अलग है। इसका तारा प्रॉक्सिमा सेंटोरी से आधी गर्मी ही पैदा करता है, जो कि लगभग 5000 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। डॉर्फ स्टार था और इसलिए यह इतना गर्म भी नहीं था और इसका नजदीक से चक्कर काटा जा सकता था, क्योंकि यह सूरज जितना गर्म नहीं था। ऐसे में प्रॉक्सिमा बी एक्सोप्लैनेट पर धरती जितना ही तापमान होने की संभावना थी। पर यह तो बस एक परेशानी से बच निकलने का सिग्नल था। अभी काफी सारी चुनौतियां बाकी थी, क्योंकि भले ही आज प्रॉक्सिमा बी अपने स्थान पर सही था और इसका तापमान सामान्य था, पर प्रॉक्सिमा बी ऐसा कब तक रहती, इसको लेकर अनिश्चितता का माहौल था। और इसलिए इस गुत्थी को सुलझाने के लिए प्लैनेटरी साइंटिस्ट नीना लांजा ने अपने पांव आगे बढ़ाए और वो बैटरीफील्ड फॉरेस्ट नेशनल पार्क पहुंची, जहां उन्हें पता लगा कि हमारी धरती पिछले 4 अरब सालों से अपने स्टार सिस्टम के हैबिटेबल यानी कि गोल्डीलॉक जोन में ही सूर्य का चक्कर लगा रही है। लेकिन इसके बावजूद पृथ्वी की ये ऑर्बिट फिक्स नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ सूर्य की वजह से नहीं है, बल्कि इसके पीछे जुपिटर और वीनस का ग्रेविटेशनल पुल काम कर रहा है। और ये दोनों ग्रह ही अक्सर धरती के ऑर्बिट को थोड़ा बहुत आगे पीछे करते आए हैं, जिससे धरती के जलवायु में काफी बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। इसकी वजह से धरती पर आइस एज का कई बार आगमन हुआ है, तो कई बार धरती इस आइस एज से बाहर आई है, जो कि आज भी धरती पर मौजूद सेडिमेंट्री रॉक्स के अलग अलग मिनरल्स में दिखाई देता है। और इसलिए वैज्ञानिक कोशिश करते हैं कि अगर वो किसी दूसरे हैबिटेबल प्लैनेट की तलाश में ऑर्बिट की भूमिका नजरअंदाज न करें, क्योंकि किसी भी ग्रह का अर्थ 2.0 होने के लिए
उसका अर्थ की तरह ही लंबे समय तक एक ही ऑर्बिट में जमे रहना बेहद जरूरी है, अन्यथा वहां जीवन की तलाश का कोई मतलब नहीं बनता है। तो अब सवाल यह था कि क्या प्रोक्सिमा बी वो दूसरी धरती हो सकती थी जिसे हम ढूंढ रहे थे? इसका जवाब अभी आसान नहीं था, लेकिन फिर साल 2017 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इससे जुड़ी कुछ और जानकारियां वैज्ञानिकों को मुहैया कराई। दरअसल साल 2017 में इस टिनी डिम रेड डॉर्फ स्टार में एक बड़ा धमाका हुआ, जिस धमाके में इसके सामने मौजूद प्लैनेट प्रोक्सिमा बी पूरी तरह ढक गया। दिखने में तो वो सोलर सिस्टम जैसी ही थी, पर यह इससे ज्यादा शक्तिशाली थी, तकरीबन 10 गुना अधिक बलशाली। इसे वैज्ञानिकों ने मेगा फ्लेयर्स का नाम दिया है। वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसे मेगा फ्लेयर्स किसी किलर एस्टेरॉयड से कम नहीं होते हैं, क्योंकि ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ये सामने वाले प्लैनेट की सारी शक्तियां छीन सकते हैं, अर्थात इसके ऊपर मौजूद उस चमत्कारी एटमॉस्फेयर को समाप्त कर सकते हैं। और प्रोक्सिमा बी पर तो ऐसे फ्लेयर्स का आना वर्ष में एक बार निश्चित था, अर्थात अगर कोई एटमॉस्फेयर किसी वक्त पर प्रोक्सिमा बी पर मौजूद भी था तो अब उसका मिलना असंभव था। शायद प्रोक्सिमा बी में पृथ्वी जैसे बनने की संभावना है, पर अगर हम इस वक्त उस ग्रह पर परिस्थितियों की बात करें तो यह बिल्कुल सूखी और बंजर होगी, क्योंकि सालाना आने वाले मेगा फ्लेयर्स ने यहाँ के एटमॉस्फेयर को पूरी तरह खत्म कर दिया होगा। और तो और यहाँ के पानी का स्रोत भी ऐसे में मिलने की संभावना शून्य है। प्रोक्सिमा बी भले ही सबसे करीबी स्टार सिस्टम का हिस्सा है, पर शायद यह अर्थ 2.0 के लिए एक प्रबल दावेदार नहीं हो सकता, और इसलिए वैज्ञानिकों ने इसे छोड़ किसी दूसरे स्टार सिस्टम की तलाश शुरू कर दी, जो कि इस बार उन्हें धरती से तकरीबन 40 लाइट ईयर दूर मिला। हमने एक बेहद रोचक स्टार सिस्टम तलाश लिया है, जहां बस एक या दो अर्थ नहीं बल्कि 7 अर्थ हो सकते हैं, और इनमें से एक पर धरती जैसी परिस्थितियों का होना तो एकदम निश्चित है। साल 2016 खगोल शास्त्री अपने नए ट्रैपिस्ट टेलीस्कोप का इस्तेमाल कर आसमान की गहराइयों में डुबकी लगा रहे थे। तभी उन्हें एक तारा टिमटिमाते हुए दिखाई दिया, जिसमें किसी कारणवश अचानक से रोशनी कम होती हुई नजर आ रही थी। पहले तो वैज्ञानिकों को यह बात अजीब लगी, लेकिन जब उन्होंने इस पर फोकस किया तो पता लगा कि यह उस स्टार सिस्टम के सामने से गुजरे एक प्लैनेट की छाया की वजह से हो रही थी। दरअसल यह प्लैनेट अपने ही स्टार के सामने से गुजरता है, उससे उस पर एक्लिप्स बनता है। जब ट्रैपिस्ट ने इसे ढूंढ निकाला तो इस टेलीस्कोप के नाम पर ही ट्रैपिस्ट 1 का नाम दिया गया। ट्रैपिस्ट 1 की खोज इसलिए भी चमत्कारी थी क्योंकि इस स्टार सिस्टम में हमें एक साथ 7 एक्सोप्लैनेट्स मिल गए थे। लेकिन सवाल यहाँ भी वही था कि क्या इस स्टार सिस्टम में मौजूद इन 7 प्लैनेट में से कोई एक प्लैनेट भी हैबिटेबल था, और क्या ये अर्थ 2.0 बन सकता था? ट्रैपिस्ट 1 में मिले 7 प्लैनेट्स अलग अलग तरह के थे। इसका सबसे पहला ग्रह जो अपने तारे के काफी करीब है, वो हमारे मार्स और वीनस की तरह ही काफी गर्म और आग का गोला है, जबकि इसका आखिरी प्लैनेट हमारे यूरेनस और नेपच्यून की तरह ही बर्फ की चादर में ढके है। यानी कि इस अनुसार बीच में मौजूद 4-5 ग्रहों में से कोई न कोई ग्रह ऐसा जरूर होगा जो अपने स्टार सिस्टम के गोल्डीलॉक रीजन में स्थित होगा, और धरती की तरह वहां भी जीवन की संभावना मौजूद हो सकती है। क्या पता वहां धरती जैसा वायुमंडल और लिक्विड वाटर भी मौजूद हो, और इसी चीज का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक इस पर लगातार नजर रखे हुए हैं। सबसे पहले वो तारों से आ रही रोशनी और इसमें हो रही कमी के आधार पर प्लैनेट्स की आकार और मास का पता लगाने में जुटे हैं। दरअसल ऐसा करना बेहद जरूरी इसलिए है क्योंकि एक बार जैसे ही हम मास और साइज का पता लगा लें, उसके बाद हमारे लिए इससे जुड़ी जानकारी हासिल करना मुश्किल नहीं होगा।
हम यह आसानी से जान पाएंगे कि आखिर ये ग्रह किस चीज से बने हैं और यहाँ पर पानी मौजूद हो सकता है या नहीं। और डेटा से जो बात पता लगी वो काफी चौंकाने वाली है। दरअसल वैज्ञानिकों ने यह अंदाजा लगा लिया है कि इनमें से एक ग्रह पर पानी का विशाल समंदर मौजूद है और ये समंदर धरती पर मौजूद पानी से 250 गुना अधिक मात्रा में मौजूद है। और इसी प्लेनेट को अब वैज्ञानिकों ने अर्थ 2.0 का दर्जा दे रहे हैं। अर्थ 2.0 अपने स्टार से तकरीबन 43 लाख किलोमीटर दूर से चक्कर लगा रहा है और इसका नाम TRAPPIST-1e है। अर्थ 2.0 की बनावट से यह स्पष्ट होता है कि निश्चित ही इसमें धरती की तरह आयरन कोर होगी, साथ ही साथ इसका मैग्नेटिक फील्ड हमारे अर्थ की तरह ही काफी स्ट्रॉन्ग होगी। बेशक इस ग्रह पर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का होना काफी फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि यह लगातार उस ग्रह के बाहरी रेडिएशन से सुरक्षा करेगी, ठीक वैसे ही जैसे हमारी पृथ्वी हमारी रक्षा करती है। वहीं प्रॉक्सिमा सेंटोरी के अपोजिट ट्रैपिस्ट-1 स्टार भी काफी शांत और सुशील तारा नजर आता है, जिसके पीछे का कारण इस तारे की उम्र है जो कि काफी अधिक है और इसी वजह से ये स्टार सिस्टम बेहद काम दिखाई पड़ता है। और इसके द्वारा प्रॉक्सिमा सेंटोरी की तरह हर साल मेगा फ्लेयर्स की बरसात भी नहीं होती है, यानी कि ये काफी सेफ और रिलायबल स्टार सिस्टम है। अब तक वैज्ञानिकों को जो भी डेटा मिला है वो इसके पृथ्वी जैसे वायुमंडल, पृथ्वी जैसा अनुकूल तापमान और लिक्विड फॉर्म में वाटर के होने की प्रबल दावेदारी पेश करता है। पर यहाँ भी कुछ परेशानियां मौजूद हैं। ट्रैपिस्ट-1 स्टार सिस्टम हमारे स्टार सिस्टम से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ट्रैपिस्ट-1e का अपने होस्ट स्टार से डिस्टेंस काफी कम है और ये काफी तेजी से अपने स्टार की परिक्रमा पूरी कर लेता है। आपको जान के हैरानी होगी, पर वहां पर एक साल यहाँ के एक हफ्ते के बराबर या उससे भी कम हो सकता है। और जब साल एक हफ्ते से कम होगा तो सोचिए एक दिन वहां इतनी जल्दी खत्म होगा, यानी कि हर कुछ मिनट पर वहां दिन रात होती है, जो कि हमारे लिए काफी परेशानी का सबब बनेगा। ऊपर से इस प्लेनेट से आकाशीय नजारा भी काफी भव्य होगा। आपको ऐसा प्रतीत होगा मानो आप कोई साइंस फिक्शन मूवी देख रहे हैं, क्योंकि इस प्लेनेट से आपको न सिर्फ दूसरे प्लेनेट नजर आएंगे, बल्कि आप उसके कॉन्टिनेंट्स को भी अपने नग्न आंखों से देख पाएंगे, जैसा कि धरती से चांद दिखता है। पर क्या ये प्लेनेट हमारे लिए अर्थ 2.0 बनने के लिए सही है? पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे वैज्ञानिक वर्षों से इस सवाल के जवाब की तलाश कर रहे हैं कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं, जिसके जवाब के रूप में पहले हमने बात की थी प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी की, जो हमारे सबसे नजदीकी तारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी के इर्द गिर्द चक्कर लगाने वाला एक ग्रह था। और आकार में धरती जैसा ही था, यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने इसके सतह पर पानी होने की संभावना भी जताई थी और ये अगले सुपर अर्थ का प्रबल दावेदार भी लग रहा था। लेकिन इसकी सबसे बड़ी चुनौती थी इसकी खतरनाक रेडिएशन, जिस वजह से वैज्ञानिकों ने इसे नेक्स्ट अर्थ की श्रेणी से बाहर कर दिया था। इसके बाद वैज्ञानिकों की नजर एक और रहस्यमय खोज की ओर गई, ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम, जो हमारे सौर मंडल से लगभग 40 प्रकाश वर्ष दूर था। और इस सिस्टम में एक अल्ट्रा कूल ड्वार्फ स्टार मौजूद था, जिसके चारों ओर 7 ग्रहों का एक अनोखा परिवार चक्कर लगा रहा था। और इसका एक ग्रह ट्रैपिस्ट-1e को देखकर वैज्ञानिकों की उम्मीदें एक बार फिर से जाग उठी थी। दरअसल ये ग्रह भी आकार में धरती जैसा था और सबसे खास बात ये अपने सौर मंडल के हैबिटेबल जोन में आता था, यानी ऐसा इलाका
जहां पानी तरल रूप में मौजूद हो सकता था। कुछ समय के लिए वैज्ञानिकों को लगा शायद यही पृथ्वीवासियों के लिए अगला घर हो सकता है जहां जीवन की संभावनाएं हों। लेकिन जब उन्हें ट्रैपिस्ट 1E की कुछ चुनौतियों के बारे में पता लगा तो उनकी उम्मीद एक बार फिर बिखर गई और इसलिए अब वैज्ञानिक ऐसे किसी पृथ्वी की तलाश में हैं जहां परिस्थितियां प्रोक्सिमा बी और ट्रैपिस्ट सिस्टम से अलग हो। पर ऐसे किसी पृथ्वी की तलाश के लिए हमें सबसे पहले ऐसे किसी सूर्य की तलाश करनी होगी। आकाश गंगा, जहां आज अरबों खरबों चमकीले तारे मौजूद हैं। इनमें से कुछ तारे धीमी रोशनी वाले हैं तो वहीं कुछ धमाकेदार रेड डॉर्फ हैं। एक बात तो तय है, अगर वाकई में हमें किसी जुड़वा पृथ्वी की तलाश करनी है तो ऐसे में हमें एक जुड़वा सूरज की तलाश करनी होगी, क्योंकि जहां हमारे सूर्य जैसा कोई सूर्य मिल गया उस स्टार सिस्टम में हमारी पृथ्वी जैसी पृथ्वी होने की संभावनाएं काफी अधिक होंगी। क्योंकि अगर स्टार अपने सूर्य जैसे आकार और खूबियों वाला अगर हो तो वहां पर किसी हैबिटेबल ग्रह पर जीवन के पनपने की संभावनाएं अधिक होंगी, जैसे कि केपलर 452b। हमारे सौर मंडल से तकरीबन 1800 लाइट ईयर दूर एक एक्सोप्लैनेट जो हमारे सूर्य जैसे ही एक तारे का चक्कर लगा रहा है। ये ग्रह हमारी धरती से इतना मिलता जुलता है कि इसके ऊपर एक साल भी तकरीबन 385 दिन का है, यानी कि हमारी धरती से मात्र 20 दिन अधिक। यानी कि ये ग्रह अपने स्टार का चक्कर बिल्कुल उतनी ही दूरी पर लगा रहे हैं जितना कि हमारी पृथ्वी, और यही हमारे लिए एक उम्मीद की किरण है। पर इसमें एक परेशानी है, यह आकार में धरती से काफी विशाल है, यानी कि ये एक सुपर अर्थ है। जहां तक हमें पता चल पाया है यह बाह्य दुनिया हमारी पृथ्वी से 5 गुनी बड़ी है, वहीं इसकी चौड़ाई भी पृथ्वी से तकरीबन 60% अधिक है और इसलिए हम इसे एक सुपर अर्थ मान रहे हैं। और अजीब बात तो यह है कि इस स्टार सिस्टम में मौजूद अधिकतर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट एक सुपर अर्थ हैं, अर्थात इन सभी ग्रहों का आकार ही पृथ्वी से काफी बड़ा है। पर क्या पृथ्वी जैसा दिखने वाला यह जायंट प्लैनेट क्या हमारा दूसरा ठिकाना बन सकता है? क्या ये हमारी खोज को विराम लगाने की ताकत रखता है? आइए जानने का प्रयास करते हैं। अगर हम इससे जुड़ी बातों पर ध्यान दें तो इसमें से काफी चीजें हमारे फेवर में नजर आती हैं, जैसे कि इसका अपने स्टार से दूरी, अपने तारा मंडल के गोल्डीलॉक जोन में स्थित होना और इसके तारों का सूर्य की तरह होना। पर एक चीज जो हमारे पक्ष में नहीं जा रही है वो है इस ग्रह का मास, क्योंकि यह किसी भी ग्रह के ग्रेविटी पर काफी बुरा असर डालता है। वैज्ञानिकों की माने तो इसके मास के अनुसार इसकी सतह पर ग्रेविटी भी धरती से 2 गुनी होगी, जिससे इस पर इंसानों का बच पाना मुश्किल हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए अगर आप धरती पर एक 25 किलो के चावल की बोरी उठाते हैं तो केपलर 452b पर आपको ये बोरी 50 किलो की महसूस होगी। अगर धरती पर आपका वजन 50 किलो है तो आप केपलर 452b पर 100 किलो के होंगे, जिससे यह कहा जा सकता है कि केपलर 452b पर एक आम इंसान तो नहीं पर हाँ सुपर ह्यूमंस का वास हो सकता है। पर परेशानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। अगर आज धरती पर से किसी शिप को स्पेस में लॉन्च करने में इतनी अधिक ऊर्जा और इतने विशाल मशीन लग जाते हैं तो सोचिए केपलर 452b पर जहां ग्रेविटी यहां से दोगुना होगी वहां पर इस ग्रह को छोड़ के ऊपर उड़ान भरना कितना हैक्टिक हो जाएगा। यहां तक कि धरती की तरह हम वहां भाग दौड़ और कूद भी नहीं पाएंगे।
ऊपर से ग्रेविटी के अधिक होने से केपलर 452b का वायुमंडल भी काफी घना होगा। इसके ऊपर अत्यधिक बादल इकट्ठा होंगे और भारी मात्रा में एयर भी इसके ऊपर अटका रहेगा, जिससे कि इंसानों पर पड़ने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोगुना हो जाएगा और शायद धरती जितनी हाइट वाले इंसान वहां पैदा ही ना हो। इसकी सबसे बड़ी परेशानी एटमॉस्फेयर को लेकर ही होगी। अत्यधिक ग्रेविटी की वजह से इसके एटमॉस्फेयर काफी घने और गर्म होंगे, जिससे हमें धरती पर रहने जैसा एहसास तो नहीं, पर वीनस जैसा एहसास जल्द जरूर होने लगेगा। यानी कि पृथ्वी की तलाश में हमने इस बार एक सुपर वीनस ढूंढ लिया था। अब तक हमने जितनी भी नई पृथ्वी तलाशी हैं, उनमें से एक भी हमारे ग्रह पृथ्वी को रिप्लेस करने के लायक नहीं है, जिससे अब यह सवाल उठ सकता है कि क्या ऐसी कोई दूसरी दुनिया मौजूद है भी कि नहीं है, या फिर हमारी खोज ही गलत दिशा में हो रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम जिस दुनिया की तलाश कर रहे हैं वो एक ग्रह हो ही ना, बल्कि एक उपग्रह हो। साल 2017 केपलर टेलीस्कोप को मिला हमारे सौर मंडल से तकरीबन 8000 प्रकाश वर्ष दूर सूर्य के जैसा एक तारा, और इसके दिखते ही एस्ट्रोनॉमर डेविड किपलिंग और उनकी टीम इस तारे की जानकारी हासिल करने में जुट गए। दरअसल इस तारे के पीछे लगने के पीछे का कारण इसका चक्कर लगाने वाला एक ग्रह 1625b था, जो जुपिटर के जितना विशाल एक आइस जायंट था। पर हम इस ग्रह की वजह से इससे जुड़ी जानकारी हासिल नहीं कर रहे थे। इसकी जानकारी हासिल करने के पीछे का हमारा मकसद इस ग्रह का सर्कुलर ऑर्बिट और उसमें चक्कर काट रहा इसका मून था। प्लैनेट केपलर 1625b वैसे तो इंसानों के रहने के लायक नहीं था, पर यह अपने तारा मंडल के गोल्डीलॉक जोन में स्थित था, और इस वजह से इसके मून भी इसी जोन का हिस्सा होंगे। पर अफसोस काफी तलाश के बावजूद इन्हें इसके मून्स के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल नहीं हो पाई, क्योंकि ये बेहद छोटे थे और इसे टेलीस्कोप से कैप्चर कर पाना आसान नहीं था। दरअसल सामान्य तौर पर किसी भी प्लैनेट के मून्स औसतन काफी छोटे ही होते हैं, पर वैज्ञानिक इस ग्रह के मून की तलाश इस वजह से कर रहे थे क्योंकि यह प्लैनेट बिल्कुल जुपिटर जैसा था, और हम सभी जानते हैं कि जुपिटर का मून गैनीमेड धरती का 40% जितना विशाल है। पर केपलर 1625b के मामले में ऐसा नहीं हुआ। लेकिन फिर अगले साल 2018 में मून्स को ढूंढने का काम हबल टेलीस्कोप को सौंपा गया, और हबल से जो चमत्कार की उम्मीद वैज्ञानिक कर रहे थे उसने वो कर भी दिखाया। हबल ने केपलर 1625b का चक्कर काटने वाले एक नहीं बल्कि दो मून्स ढूंढ निकाले। यह धरती के इतिहास में पहली बार था जब 100 प्लैनेट्स के बाद किसी 100 मून्स का वैज्ञानिक खोज कर पाए थे। यह वाकई हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हम बेहद खुश थे। हमारी वर्षों की मून हंट की मेहनत सफल हुई थी। बेशक इस 100 मून पर लाइफ की पॉसिबिलिटी ढूंढी जा सकती थी, पर यहाँ का आसमान इंसानों को कभी धरती जैसा नहीं मिल पाता, क्योंकि यह एक ग्रह नहीं बल्कि एक उपग्रह था। अर्थात इसकी सतह से इसका विशालकाय रिंग्ड प्लैनेट चक्कर काटता हुआ नजर आता। पर जैसा कि हमने पिछली कई बार देखा, किसी भी ग्रह पर जीवन की संभावना होने के लिए हर चीज का परफेक्ट होना इतना जरूरी था। इसलिए यहाँ भी हम तुरंत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। दरअसल यह 100 मून जिस प्लैनेट का चक्कर लगा रहा था वो तो गोल्डीलॉक जोन में था, और इससे इस 100 मून पर लाइफ पनपने की उम्मीद भी थी। पर वैज्ञानिकों को इस बात का संदेह था कि कहीं ये अपने ग्रह के जैसा ही गैसियस मून तो नहीं था, और आगे की तलाश में यही बात निकलकर सामने भी आई। वैज्ञानिकों ने जिस 100 मून्स को ढूंढ निकाला था वो मून भी एक गैसियस 100 मून था, यानी कि वहां पर कोई ठोस सतह मौजूद नहीं थी। पर किसी 100 मून्स का मिलना वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी,
और अब वो ये मानकर चल रहे थे कि अगर उन्हें ऐसे ही और 100 मून्स मिले तो उनके लिए अर्थ जैसे हैबिटेबल प्लैनेट ढूंढने का और भी विकल्प खुल जाएगा। पर वैज्ञानिकों ने अभी तक हार नहीं मानी है। अब तक उन्होंने 100 प्लैनेट्स को देखा, 100 मून्स पर अपने जीवन की तलाश की और तो और सूर्य जैसे तारे को भी ढूंढने की कोशिश की, पर इनमें से किसी में भी उन्हें वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिल सका जो हमारी पृथ्वी और सूर्य के साथ है। और इसलिए अब वैज्ञानिक अपनी इस खोज को आगे बढ़ाने की जद्दोजहद में लगे हैं। हम अब तक इसलिए भी असफल रहे क्योंकि पृथ्वी जैसा ग्रह मिलने के लिए शर्तें काफी सारी हैं और एक ग्रह का उन सभी शर्तों पर 100% उतरना जरूरी है, जैसे कि सूर्य से दूरी, उसका आकार, उसका मास, उसका वातावरण इत्यादि। और एक बार जब यह सब मिल जाए तो उस ग्रह का ठोस होना जरूरी है। पर कोई ग्रह बाहर से पृथ्वी जैसा हो यह तो जरूरी नहीं है कि वो अंदर से भी पृथ्वी जैसा ही होगा, और चीज भी उसके हैबिटेबल होने के क्राइटेरिया में शामिल होंगी। दरअसल हमारी दुनिया बाहर से जितनी अनोखी है, अंदर से भी यह उतनी ही अनोखी है। इसके सतह के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स न सिर्फ धरती पर पहाड़ों का निर्माण करते हैं, बल्कि इसी से धरती का तापमान या जलवायु भी काबू में है। यानी कि अगर हमें पृथ्वी जैसा एक हैबिटेबल ग्रह चाहिए तो उसमें हमारे पृथ्वी जैसा ही टेक्टोनिक प्लेट होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग कोर होना चाहिए और उसकी ऊपरी क्रस्ट भी धरती के जैसे ही लेयर्ड होनी चाहिए। तभी जाकर हम उस पर रह पाएंगे और इसका तापमान लंबे समय तक एक समान बना रहेगा। पर आखिर हम प्लैनेट के अंदर इतनी दूरी से कैसे झांक सकते हैं? आखिर हमें कैसे पता लगेगा कि एक प्लैनेट के अंदर हमारे अर्थ जैसे फीचर्स हैं या नहीं? और इसका एकमात्र जवाब है उस ग्रह पर मौजूद पहाड़। दरअसल ये पहाड़ ही इस बात का संकेत है कि प्लैनेट के अंदर गतिविधियां चल रही हैं और ये जीवित है, क्योंकि पहाड़ों का निर्माण किसी ग्रह के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से होती है। और चाहे कोई 100 प्लैनेट्स कितनी भी दूर हो, वैज्ञानिक इस बात का पता लगा सकते हैं कि आखिर उसका सरफेस समतल है या फिर उस पर बहुत से छोटे बड़े पहाड़ और टीले हैं। पर इस टेक्टोनिक से पहाड़ों की खोज के लिए बेहद भारी और थकाऊ मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा एस्ट्रोनॉमर्स किसी स्टार की रोशनी का पता लगाकर भी प्लैनेट्स के जियोलॉजिकल कंपोजिशन का पता लगाने का प्रयास करते हैं। ऐसा करना काफी हद तक संभव होता है। हम ऐसा कर पाते हैं कि क्योंकि हम जानते हैं कि मोटे तौर पर जब स्टार बने हैं तभी वो प्लैनेट बने हैं। ऐसे में वो मटेरियल के एक ही विशाल क्लाउड की उपज है और इसलिए अगर किसी तरह स्टार की कंपोजिशन का पता लगा दिया जाए तो उसके हेल्प से प्लैनेट का मोटा मोटा जियोग्राफिकल फीचर से पता लगाया जा सकता है। दरअसल एस्ट्रोनॉमर्स स्टार्स की लाइट को अलग अलग वेवलेंथ में बांटकर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर उनमें कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं। और एक बार अगर इन एलिमेंट्स का पता चल जाए, फिर इसके आसपास मौजूद प्लैनेट्स का कंपोजिशन भी काफी हद तक वही होता है। जैसे कि नए रिसर्च में यह बात सामने आई है कि जिस ग्रह की सतह में बहुत ज्यादा सिलिकॉन और सोडियम होता है, वो धरती से काफी अलग तरह के चट्टान का निर्माण करते हैं। इसमें बनने वाले चट्टान काफी ठोस होते हैं, जिससे इनमें टेक्टोनिक एक्टिविटी ना के बराबर देखी जाती है। इसके अलावा यहाँ लगातार कार्बन डाइऑक्साइड का इकट्ठा होना देखा जाता है, जो आगे चलकर इस ग्रह के लिए काफी खतरनाक साबित होती है। उदाहरण के लिए आप वीनस को देख सकते हैं। वीनस पर आज ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से यह किसी खौलते तेल की तरह उबलती रहती है और जीवन का यहाँ तो दूर दूर तक कोई निशान नहीं है। इसलिए हमारा मानना है कि एक नए पृथ्वी की खोज करने से पहले और यह ऐलान करने से पहले कि वह नई दुनिया पृथ्वीवासी के रहने के लायक है, हमें यह पता लगाना होगा कि आखिर उस प्लैनेट का भीतरी कंपोजिशन क्या है
और इसलिए अगर सचमुच किसी दूसरी पृथ्वी की खोजना चाहते हैं तो आपको सारे बॉक्सेस टिक करने होंगे। वो नई पृथ्वी का मास, साइज, सन से डिस्टेंस, कंपोजिशन, एटमॉस्फेयर, हर चीज पृथ्वी जैसा ही होना चाहिए। और इसमें एक्सोप्लैनेट्स का बाहरी एटमॉस्फेयर का सही होना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यही अपने ऊपर पनप रहे जीवन को सींचता है और बाहरी खतरों से सुरक्षा देता है। आप हमारे सोलर सिस्टम को ही देख लीजिए। इसमें भीतरी भाग में 4 ग्रह हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। पर इनमें से मरकरी पर एटमॉस्फेयर बेहद पतला है, वीनस का एटमॉस्फेयर बेहद मोटा है और मार्स का हाल भी कुछ वैसा ही है। एकमात्र पृथ्वी का एटमॉस्फेयर ही परफेक्ट है और इसलिए यहाँ जीवन पनप रहा है। अब तक एस्ट्रोनॉमर्स बस इन एक्सोप्लैनेट्स में एटमॉस्फेयर का पता ही लगा सकते थे, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने अब इतनी सटीक जानकारी निकालकर इसे आसान कर दिया है। यह बेहद मुश्किल काम है। अगर हम वाकई में किसी प्लैनेट का एटमॉस्फेयर का पता लगाना चाहते हैं तो इसके लिए एस्ट्रोनॉमर्स को बेहद सटीक मेजरमेंट की जरूरत होती है। दरअसल एस्ट्रोनॉमर्स प्लैनेट का पता तब लगा पाते हैं जब वो एक्सोप्लैनेट्स अपने स्टार के सामने से गुजरता है, जिससे लाइट का एक छोटा हिस्सा उसके किनारों को प्रकाशित करता है और फिर उसकी मदद से वैज्ञानिक यह पता लगाते हैं कि आखिर इसका वायुमंडल किस चीज से बना है, यह कितना गर्म है और यह कितना घना है। पर अब तक हमें ऐसा कोई ग्रह नहीं मिल पाया है। हाँ, पर अब हालात बदलने वाले हैं। हाल ही में नासा ने पृथ्वी जैसे एक्सोप्लैनेट ढूंढने के मकसद से एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, जिसका नाम है ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे, यानी कि टेस। दरअसल ये सैटेलाइट को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये अपने कैमरे से आसमान के सबसे चमकीले तारों पर नजर रख सकता है, क्योंकि यही वो तारे हैं जो सबसे नजदीक है और वहां पर पृथ्वी जैसा एक्सोप्लैनेट्स मिलने की उम्मीद जताई जा सकती है। और अब तो वैज्ञानिक ऐसे तरीकों की नेक्स्ट जनरेशन और एडवांस टेक्नोलॉजी बनाने की कोशिश में हैं, जिससे ऐसी खोज में काफी बारीकी से जानकारी हासिल की जा सकेगी। और ऐसा ही एक टेलीस्कोप जो वर्तमान में बनकर तैयार हो चुका है, जेम्स वेब टेलीस्कोप। यह टेलीस्कोप न सिर्फ हबल से 7 गुना ज्यादा पावरफुल है, बल्कि इसके साथ यह ब्रह्मांड की उन गहराइयों में झांकने में सक्षम है जहां आज तक हबल नहीं पहुंच पाया है। और मुमकिन है कि आने वाले समय में जेम्स वेब टेलीस्कोप निश्चित ही हमें पृथ्वी जैसे एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढने में मदद करेगा। इस सवाल का जवाब आज भी शायद है, क्योंकि पृथ्वी जैसी दुनिया सिर्फ एक ग्रह नहीं होती, वो एक परफेक्ट बैलेंस्ड है। तापमान, गुरुत्व, वातावरण, रासायनिक तत्व और टेक्टोनिक एक्टिविटी का, और इनका एक साथ मिलना आज भी एक चमत्कार जैसा है। फिर भी वैज्ञानिकों की खोज जारी है, क्योंकि खोज ही तो विज्ञान की आत्मा है। और जब तक जेम्स वेब टेलीस्कोप और टेस जैसे मिशन काम कर रहे हैं, हमारी उम्मीदें आज भी जिंदा हैं। कौन जानता है, शायद अगली पृथ्वी अगली सदी से पहले ही हमारे सामने हो। अंत में, अगर आप इस तरह के और भी अंतरिक्ष से जुड़ी जानकारी देखना चाहते हैं तो कीएस ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और याद रखिए, हम चाहे ब्रह्मांड में कितनी भी दूर चले जाएं, लेकिन अंत में यह हमें समझना होगा कि हमारी असली पृथ्वी भी एक चमत्कार है और इसे बचाना हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। पिछले भाग में हमने कुछ ऐसे ग्रहों की यात्रा की थी जो हमारी पृथ्वी जैसे नजर आ रहे थे, जैसे कि केपलर 452b, जिसे पृथ्वी की बड़ी बहन कहा गया, केपलर 1625b का रहस्यमय चंद्रमा जो शायद जीवन को सजोए हुए था। और फिर हमने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की अद्भुत क्षमताओं की एक झलक देखी, जिसने हमें ब्रह्मांड को पहले से कहीं ज्यादा स्पष्टता से देखने का मौका दिया। हमने जाना
कि जीवन केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं थी और यह संभावना अब विज्ञान से कल्पना की ओर नहीं बल्कि कल्पना से विज्ञान की ओर बढ़ रही थी। लेकिन अब एक नया अध्याय खुलने वाला है, एक ग्रह जिसे हाल ही में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने खोजा है, एक ऐसा ग्रह जो सिर्फ पृथ्वी जैसा नहीं बल्कि हो सकता है कि वहां जीवन पहले से मौजूद हो। और वहीं से शुरू होती है हमारी आज की कहानी, जहां एक सुपर अर्थ का सच सामने आएगा, एक ऐसा राज जो पूरी मानवता को खुशियों से भर सकता है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां विज्ञान, कल्पना और भविष्य तीनों आपस में टकराने वाले हैं। 12 जनवरी 2024 एक ऐतिहासिक दिन, जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अपनी जटिल और अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए एक रहस्यमयी रोशनी खोज निकाली। दरअसल अपने रूटीन सर्विलांस के दौरान जेम्स वेब टेलीस्कोप को एक रोशनी हमारे सूर्य से तकरीबन 120 लाइट ईयर दूर से आती हुई दिखाई दी। और जब वैज्ञानिकों ने इस रोशनी पर लगातार कुछ समय तक नजर रखी तो उन्हें पता लगा कि ये एक एक्सोप्लैनेट था, जिसकी तलाश साल 2015 में केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने ही कर ली थी, एक्सोप्लैनेट K2-18b। पर अगर इस ग्रह को पहले भी खोजा जा चुका था तो इस बार इसमें खास बात क्या थी? क्या जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इसमें कुछ ऐसा देख लिया था जो आज तक केपलर टेलीस्कोप से नहीं देखा जा सका था? दरअसल जब हमने उस रोशनी का विश्लेषण करना शुरू किया तो हमारे पास इसके बारे में कई सवाल थे। एक ग्रह के वायुमंडल में इतने दिलचस्प बदलाव और संरचनात्मक विशेषताएं मिलना यह पहली बार था। अब तक केपलर ने इस ग्रह की ऐसी किसी विशेषता का पता हमें नहीं दिया था और इसलिए हमारे लिए इस बार यह ग्रह एक नई पृथ्वी बनने की प्रबल दावेदार बनते हुई नजर आ रही थी। जब हम उस डेटा को देख रहे थे तो हम समझ नहीं पा रहे थे कि हमें क्या मिला है। हमने इस ग्रह के बारे में कुछ बेहद रोमांचक और महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की जो इससे पहले किसी और मिशन से नहीं मिली थी। दरअसल केपलर टेलीस्कोप के वक्त पर इस ग्रह के वायुमंडल के बारे में विशेष जानकारी हासिल नहीं हो पाई थी और इसलिए वैज्ञानिकों ने इस ग्रह को इनहैबिटेबल घोषित कर दिया था। लेकिन जब केपलर से कई गुना पावरफुल और स्ट्रॉन्ग टेलीस्कोप जेम्स वेब ने इसका पता लगाया तो इससे मिलने वाली जानकारी आश्चर्यजनक थी। सबसे पहले हमने पाया कि K2-18b के वायुमंडल में पानी की भाप मौजूद है और यह एक ऐसी खोज थी जिसे पहले केपलर टेलीस्कोप से नहीं देखा जा सका था। पानी की भाप का अस्तित्व किसी ग्रह के जीवन के संभावित संकेत के रूप में देखा जाता है। यह एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी थी क्योंकि जीवन के अस्तित्व के लिए पानी की आवश्यकता होती है और यदि किसी ग्रह पर पानी मौजूद है तो यह जीवन के लिए संभावनाओं को खोल सकता है। JWST की तकनीक इतनी प्रभावी थी कि उसने K2-18b के वायुमंडल की संरचना और उसमें मौजूद रासायनिक तत्वों का भी विस्तृत विश्लेषण किया और विश्लेषण में उन्होंने पाया कि इस ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन जैसी गैसेस की मौजूदगी भी थी। ये सभी गैसें जीवन के संकेत के तौर पर जानी जाती हैं। यह एक ऐसे संकेत थे जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर रहे थे कि क्या K2-18b पर कभी जीवन था या फिर जीवन का कोई रूप वहां उत्पन्न हो सकता है। पर इतनी जल्दी किसी निष्कर्ष पर आना जल्दबाजी हो सकती थी, इसलिए हमने इस पर अपने रिसर्च को और आगे बढ़ाया। अब JSWT ने इस ग्रह के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया तो वैज्ञानिक यह समझने लगे कि K2-18b पर वातावरण की स्थितियां कुछ हद तक पृथ्वी से मिलती जुलती थी, हालांकि यहाँ के हालात काफी अलग थे। हमें जो डेटा मिला वह हमें यह दिखा रहा था कि K2-18b का वायुमंडल पृथ्वी के वायुमंडल से कहीं ज्यादा गर्म और दबावपूर्ण हो सकता था।
फिर भी वहां जीवन के लिए आवश्यक तत्व हो सकते थे। पर क्या यहाँ जीवन संभव हो सकता था? इसका पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने K2-18b का आकार और अपने तारामंडल में स्थित का पता लगाना शुरू किया, और जो डाटा हासिल हुआ उसमें तो यह जीवन के लिए एक आदर्श उम्मीदवार बनते हुए नजर आ रहा था। इसका वायुमंडल कुछ हद तक हमारे ग्रह की तरह ही था, जो यह दर्शाता था कि इस ग्रह पर एक दिन जीवन का अस्तित्व हो सकता था। लेकिन इस संभावना को पूरी तरह से साबित करने के लिए अभी वैज्ञानिकों को और भी अधिक शोध और डेटा की आवश्यकता थी, और इसी की तलाश में वैज्ञानिकों ने K2-18b के आकार, द्रव्यमान, कक्षा और वायुमंडल की सूक्ष्मता से जांच शुरू की। K2-18b एक मिनी नेपच्यून ग्रह है जो हमारे सौर मंडल से लगभग 120 प्रकाश वर्ष दूर एक लाल बौने तारे K2-18 के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इसका आकार पृथ्वी से लगभग 2.6 गुना बड़ा है और इसका द्रव्यमान 8.6 गुना। पर असली सनसनी तब फैली जब JWST द्वारा भेजे गए स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा को गहराई से खंगाला गया। हमने इसके वायुमंडल में जो खोजा उसने हमारी सोच को हिलाकर रख दिया। जेम्स वेब के डेटा में स्पष्ट रूप से इस ग्रह के वायुमंडल में डाइमेथाइल सल्फाइड की संभावित मौजूदगी पाई गई। यह वही गैस है जिसे पृथ्वी पर मुख्यतः जीवित जीव द्वारा ही उत्सर्जित किया जाता है। यदि DMS की पुष्टि हो जाती है तो यह पहली बार होगा जब हमें किसी अन्य ग्रह पर जीवन के संभावित जैविक संकेत मिले होंगे। हालांकि वैज्ञानिकों ने यह भी स्पष्ट किया कि DMS की मौजूदगी अभी संभावित थी और इसके लिए और भी डेटा की आवश्यकता थी। ताज्जुब यह भी था कि यह ग्रह हैबिटेबल जोन में स्थित था, यानी हो सकता था कि यहाँ जीवन पनप चुका हो। लेकिन असली सवाल यह था, क्या हम इस ग्रह के अंदर झांक सकते हैं? क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि K2-18b का भूवैज्ञानिक ढांचा पृथ्वी जैसा है? पृथ्वी को खास बनाने वाली चीज उसकी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जो न केवल पहाड़ बनाती हैं बल्कि ग्रह के तापमान और जलवायु को भी नियंत्रित करती हैं। अगर K2-18b पर ऐसी गतिविधियां हैं तो यह जीवन के लिए और भी अनुकूल हो सकता है। लेकिन इतनी दूरी से किसी ग्रह के अंदर की गतिविधियों का पता लगाना आसान नहीं था। वैज्ञानिकों ने JWST की इंफ्रारेड तकनीक का इस्तेमाल कर ग्रह की सतह पर संभावित पहाड़ों या ज्वालामुखियों के निशान ढूंढने की कोशिश शुरू की। हमने इसके तारे की रोशनी को अलग अलग तरंग दैर्ध्य में तोड़ा और यह समझने की कोशिश की कि K2-18b का भूवैज्ञानिक ढांचा कैसा हो सकता है। अगर वहां सिलिकॉन या सोडियम जैसे तत्वों की प्रचुरता है तो शायद यह ग्रह पृथ्वी से बिल्कुल अलग हो, लेकिन अगर वहां ऑक्सीजन और कार्बन जैसे तत्व हैं तो यह जीवन के लिए एक आदर्श उम्मीदवार हो सकता है। लेकिन K2-18b की खोज ने एक नई बहस को जन्म दे दिया। अगर इस ग्रह पर जीवन मौजूद है तो वह कैसा होगा? क्या वह सूक्ष्म जीवों के रूप में होगा, जैसे पृथ्वी के समुद्रों में प्लवक, या फिर कुछ ऐसा जिसे हमारी कल्पना भी नहीं छू सकती? हमें यह समझना होगा कि जीवन का मतलब सिर्फ इंसान जैसा जीवन नहीं है। K2-18b पर अगर जीवन है तो वह शायद हमारे लिए पूरी तरह अजनबी हो। इस खोज ने वैज्ञानिकों को और गहराई में जाने के लिए प्रेरित किया। नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने JWST के साथ मिलकर K2-18b पर और ज्यादा अवलोकन करने की योजना बनानी शुरू की। हम अब और सटीक माप लेना चाहते हैं। JWST की शक्ति हमें यह देखने की अनुमति देती है कि जब K2-18b अपने तारे के सामने से गुजरता है तो उसकी रोशनी उसके वायुमंडल से कैसे छन कर आती है। यह हमें और सटीक रासायनिक संरचना बताएगा। पर जैसा ESA और नासा ने उम्मीद किया था, JWST द्वारा इकट्ठा डेटा में उतनी पॉजिटिव खबर निकलकर सामने नहीं आई। JWST ने आए डेटा के अनुसार इस ग्रह के घनत्व और इसकी संरचना चिंताजनक थी। वैज्ञानिकों ने जब K2-18b के मास और वॉल्यूम का विश्लेषण किया तो उन्होंने पाया कि इसका घनत्व पृथ्वी जैसा बिल्कुल नहीं था।
इसका अर्थ यह निकाला गया कि K2-18b शायद एक ठोस चट्टानी ग्रह नहीं है, बल्कि इसके भीतर हाइड्रोजन हीलियम का गहरा वातावरण हो सकता है, जो एक मिनी नेपच्यून के लिए सामान्य है। हाइड्रोजन युक्त वातावरण आमतौर पर जीवन के लिए प्रतिकूल माना जाता है, क्योंकि यह वातावरण बहुत ही ज़्यादा उच्च दबाव और अत्यधिक तापमान वाला होता है। ऐसे वातावरण में कार्बन आधारित जीवन, जैसे कि हम पृथ्वी पर देखते हैं, का अस्तित्व बेहद कठिन हो सकता है। हमें यह भी समझना होगा कि K2-18b का वातावरण धरती के मुकाबले 10 से 100 गुना अधिक दबाव वाला हो सकता है, जो किसी भी प्रकार के जैविक अणु के टिके रहने के लिए बेहद कठिन वातावरण बनाता है। वहीं K2-18b जिस तारे K2-18 के चारों ओर चक्कर काट रहा था, वह एक एम डॉर्फ तारा था, और एम डॉर्फ्स के बारे में यह जाना जाता है कि ये अपने शुरुआती जीवन काल में भारी मात्रा में अल्ट्रावायलेट और एक्सरे रेडिएशन उत्सर्जित करते हैं। इस तरह की रेडिएशन खासकर जब ग्रह की चुंबकीय परत कमजोर होती है, ग्रह के वातावरण को धीरे धीरे नष्ट कर सकती है। अभी तक K2-18b के पास मजबूत मैग्नेटोस्फीयर होने का कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया था, जिससे यह ग्रह अपनी वायुमंडलीय परत को लंबे समय तक बचा नहीं सकती थी। हालांकि K2-18b हैबिटेबल जोन में स्थित था, लेकिन JWST द्वारा किए गए तापमान के अनुमान के मुताबिक यहाँ सतही तापमान 150 डिग्री सेंटीग्रेड से 300 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच हो सकता था, जो जीवन के अधिकांश ज्ञात रूपों के लिए घातक होता है। अगर वहाँ पानी था भी तो वह शायद सतह पर लिक्विड रूप में नहीं, बल्कि सुपर क्रिटिकल स्टेट में हो सकता था, जो जीवन के लिए अनुकूल बिल्कुल नहीं था। और K2-18b की सतह भी शायद गैसों से ढकी हुई हो सकती थी, और कोई ठोस जमीन का मौजूद न होना इसके हैबिटेबल होने का काम कर रहा था। अगर इस ग्रह की सतह ही मौजूद नहीं थी तो यहाँ किसी भी तरह के स्थायी जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल था। और अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि K2-18b की एक खोज एक ऐसी किताब की तरह है जिसका हर पन्ना हमें आश्चर्य, रोमांच और थोड़ी सी मायूसी से भर देता है। कभी यह ग्रह ने हमें अपने वातावरण में पानी की भाप और DMS जैसी गैसों की मौजूदगी से उम्मीद की नई किरण दिखाई, तो कभी इसकी चरम स्थितियां, अत्यधिक तापमान, दबाव और गैसीय सतह इन संभावनाओं पर प्रश्न चित्र लगा दिया। पर सवाल यह नहीं है कि क्या K2-18b पर जीवन है या नहीं। सवाल यह है कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं। और इस सवाल का जवाब ढूंढने की जो अद्भुत शुरुआत JWT ने की, वह शायद भविष्य में उन रहस्यों का पर्दा उठाएगी जिन्हें हम अभी केवल फिल्मों, किताबों और कल्पनाओं में देखते हैं। हर खोज, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, हमें और करीब ले जाती है उस दिन के जब हम यह कह पाएंगे कि हम अकेले नहीं हैं। K2-18b भले ही हमारे लिए अभी न्यू अर्थ न बन पाया हो, लेकिन इसने एक खिड़की जरूर खोल दी, एक खिड़की उस ब्रह्मांड की ओर जहां न जाने कितने और सुपर अर्थ्स हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। शायद अगली खोज में, शायद किसी और ग्रह पर, या शायद किसी ऐसी जगह पर जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि जब इंसान ने पहली बार आकाश की ओर देखा था, तभी से उसकी आत्मा सितारों में खो चुकी थी, और जब तक वो सितारे चमकते रहेंगे, उम्मीद भी जिंदा रहेगी। तो जुड़े रहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक ग्रह की कहानी नहीं, बल्कि हमारी अगली यात्रा की शुरुआत है, और आकाश अब हमारी मंजिल है।